हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदन के। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बेहतरीन होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज जो है संधि का टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्यारे दोस्तों, मैंने कल की कक्षा में आप लोगों से बताया था कि वर्णमाला का जो हमारा पार्ट रह गया था उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत आपके अपने परिवार में। तो दोस्त, और जो कुछ डाउट हैं आप लोगों के, वो भी मेरे दोस्त आज इस वीडियो में वर्णमाला वाले में समाप्त हो जाए। ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें कुछ बच्चों का डाउट ये भी था कि सर द्विगुण व्यंजन उसमें सघोष में क्यों आया। मेरे दोस्त, वो अपवाद में आता है। अगर किसी वजह से, जैसे हम अल्प प्राण में ढह को रखते हैं, किसमें? अल्प प्राण में रखते हैं प्राणत्व के आधार पर, और ढह को रखते हैं उसमें महाप्राण में। तो भाई, जब वो दोनों उसमें आते हैं द्विगुण व्यंजन, तो सघोष और अघोष में किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? अर्थात अगर मैं बात करूं स्वर तंत्रिका के कंपन की, तो उसमें उच्चारण करने पर होता है। ये भी आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चलिएगा मेरे दोस्त, आपको बता दूं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण हुआ है, थोड़ी सी गति तीव्र करके चलूंगा क्योंकि वर्णमाला को 5 दिन हो गए और इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। छोड़ना बीच में कुछ नहीं है, ये दृढ़ निश्चय हम पहले ही ले चुके हैं। क्योंकि अगर छोड़ करके चलेंगे, अगर उस छूटे हुए में से ही अगर क्वेश्चन प्रश्न आपके एग्जाम में बन गया, तो वहां पर हमारी हार हो जाएगी। और हारना हमें, यही बात को हमें ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है दोस्त, हर प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आकर के चल रही होगी। और मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में द्विगुण व्यंजन सघोष वाला बुक से ही भेज दिया है। ठीक है। बुक का जो मतलब नाम है प्रकाशन का, वो शायद लेना अलाउ नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने उसका फोटो और उसमें लिख करके भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं है। प्राणत्व, प्राण का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, वो वायु होता है। ध्यान से समझेंगे। एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 2 प्रकार, अल्पप्राण और महाप्राण। एक प्रश्न आप लोगों का यह बन सकता है मेरे दोस्त कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, एक प्रश्न क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। इसी से संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है आपका, वो देखिए क्या है। वो ये है कि कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के आधार पर बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार से बांटे हैं या कितने होते हैं? आपका जवाब होगा मेरे दोस्त 2। यही होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण ही। यही होते हैं मेरे दोस्त अल्प प्राण और महाप्राण। ये भी बात विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपकी आती है अल्प प्राण वाली बात। तो अल्प का अर्थ होगा मेरे दोस्त कम। अल्प का जो अर्थ होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा आपका? कम होगा। और प्राण का जो अर्थ होगा वो होगा वायु। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, साथों साथ लिखते चलेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, करने पर मुख और नाक से, मुख और नाक से, नाक से कम वायु, कम वायु बाहर निकलती है या बाहर प्रवाह होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है मेरे दोस्त, इनकी संख्या 31 होती है, जिसको आप कल कह रहे थे। ठीक है। इनकी संख्या, ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया है, इनकी संख्या 31 होती है। 31 होती है। अब आप कहोगे कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत? दोस्त आपको बता दूं, प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या होती है।
यानी कि प्रत्येक वर्ग की विषम संख्या 1, 3 और 5। अब देख लीजिएगा आप लोगों के सामने ये रहा, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 होगा और अंतस्थ व्यंजन होंगे चारों, य, व, रे और लय होगा। ठीक है, सभी स्वर होंगे, 11 स्वर होंगे और ये द्विगुण व्यंजन का ढ होगा। इनको मिलाकर के कितनी संख्या होगी आप लोगों की मेरे दोस्त? 31 होती है, जो कि आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्येक वर्ग का मैंने जो लिया है यहां पर 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 और 1, 3, 5, यानी कि प्रत्येक वर्ग का आप लोगों का 1, 3, 5 ही वर्ग लिया हुआ है। इसके अंतर्गत अल्प प्राण के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई होगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सघोष वाली बात अगर मैं करता हूं तो सघोष में अपवाद में मेरे दोस्त द्विगुण व्यंजन को जोड़ते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता द्विगुण व्यंजन किसमें जुड़ेंगे, किसमें घोषत्व के आधार पर, तब आप सघोष में रखेंगे। ये बात ध्यान रखना। जब अन्य बुकों को पढ़ोगे, किसी बुक में दिया रहता, किसी में नहीं दिया रहता। जब अनेक बुकों का प्यारे दोस्त एक जगह है ही मूल्यांकन करके, जब एक जगह विश्लेषण करके, जब एक जगह कंटेंट को तैयार करते हैं, तब वो उसमें मिला था। मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा है। ठीक है, क्लियर है? एक बार मुझे थम्सअप कर दीजिएगा यहां तक दोस्त, एक बार मुझे थम्सअप कर दीजिएगा जल्दी से यहां तक एकदम। संधि की आज ही कराऊंगा, संधि भी शुरुआत कर दूंगा आज संधि की, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, संधि चैप्टर मैंने कल की कक्षा में बताया था कि संधि का जो टॉपिक है वो शुरू कर दूंगा आज। वर्णमाला जो रह गया था उसको पूरा कराऊंगा, संधि भी आज ही होगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। पढ़ो आगे। अब आगे आ रहा है महाप्राण। देखो भाई, महा का जो अर्थ होगा वो होगा मेरे दोस्त अधिक। ठीक है जी, और प्राण का अर्थ होगा वायु। प्राण का अर्थ क्या होगा दोस्त? वायु। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से अधिक हवा, अधिक वायु निकलती है, यानी कि समान मात्रा में वायु निकलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और इसके अंतर्गत मेरे दोस्त क्या आता है, आप लोगों को बता देता हूं। इसके अंतर्गत आप लोगों को समवर्ण देखने होंगे। कौन से? समवर्ण, अर्थात दूसरा और क्या देखना होगा आपको? चौथा। क्या देखना होगा? दूसरा और चौथा देखना होगा। किसके अंतर्गत मेरे दोस्त? महाप्राण के अंतर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात, ये बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद क्या आता है, यहां तक क्लियर? परिभाषा लिख लीजिएगा एकदम। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्त? इनकी संख्या होती है 15। कौन कौन से होंगे वो भी अभी के सामने प्रत्यक्ष करूंगा। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्त? वो होते हैं 15। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए, क्लास सही चल रही है भाई, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास यहां से सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक एक बात, एक एक चीज समझ में आ रही है। आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं फ्रेशर हूं। अनिकेत, थैंक यू भाई। चलिए, अब देखो, इसके बाद आता है प्रत्येक वर्ग का समवर्ण। दूसरा है और क्या है मेरे दोस्त? चौथा। दूसरा है और क्या है मेरे दोस्त? चौथा। अगर ध्यान से अगर समझो ना, अगर ध्यान से अगर समझोगे चीजों को, तो आपको बहुत बारीकी से कंटेंट दिया गया है मेरे दोस्त। इस कंटेंट को देखोगे और इससे संबंधित अगर आपको प्रश्न मिलेगा ना, तो आप छोड़ करके नहीं आओगे एग्जाम में, इतना मैं वादा करता हूं आप। ठीक है ना? तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और ऊष्म व्यंजन आते हैं चारों, यानी कि तीनों तो सह हो जाएंगे आपके। क्या होगा? तीनों तो सह हो जाएंगे, और एक आपका हो जाएगा मेरे दोस्त है, और एक आ जाएगा ये द्विगुण व्यंजन का ढ़। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका 15,
अर्थात अगर बात करता हूं दूसरा और चौथा, 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 ये आते हैं मेरे दोस्त किसके अंतर्गत? महाप्राण के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्लियर है दोस्त इतनी बात? चलिए एक बार यहां तक भी थम्स अप कर देंगे भाई। आगे बढ़ूंगा जब आपका थम आ जाएगा। आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त जब आपका थम आ जाएगा। यहां तक भी थम्स अप कर देंगे मेरे। बहुत गजब, बहुत शानदार। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गजब। अब देखिएगा, एक सबसे ज्यादा डाउट बन रहा है, इसको आप लोग प्यारे दोस्त ऐसे ही नोट कर लेना। ये मुझे 2-3 बुकों में मिला था। बाई चांस अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए प्रश्न, तो इसको भी मैंने प्यारे दोस्तों छोड़ा नहीं है, इसको भी ले लिया। अगर पूछ ले कि मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, आपका उत्तर होगा मेरे दोस्त 3। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा? 3 होगा। अगर आपसे पूछ ले कि दृढ़ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपके सामने ट, भ, ढ और ढ। शिथिल व्यंजन कौन से होते हैं क, न, मैं, रे और ल, यह होता है। मध्य व्यंजन कौन से होते हैं? च, ब, स। अगर बाई चांस अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसमें भी मेरे दोस्त, तो आप इसको भी लगा सको, ये भी आपकी याद रहे, ऐसा प्रयास मेरे दोस्त लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, इसको भी विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, इसको भी मेरे दोस्त विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, क्लियर दोस्त, इतनी बात यहां तक थम्स अप कर देंगे। ठीक, और सबसे बड़ा डाउट जो है आप लोगों का वो क्या है? वो ये है, देखो आपके सामने, इस डाउट को आज समाप्त कर दे रहा हूं, आप लोगों के सामने है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, पहले 52 थी, एक जोड़ दिया विशिष्ट व्यंजन जिसको ढ़ कहते हैं, ढ़ जो राजस्थानी में और बोला जाता है। ठीक है, तो इसको मिलाकर के कितनी संख्या हो गई? 53। वर्तमान की बात करता हूं मेरे दोस्त 31 अगस्त 2024 की, उसमें परीक्षा में पूछा गया था हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 थी, लेकिन 2 अयोगवाह को जोड़ करके उसने कितने लगाए थे उत्तर? 13 उत्तर लगाए थे। तो ये बात ध्यान रखना, कब? जब कुल स्वर पूछे तब, क्योंकि आपके पास अगर प्रश्न वो 11 मानेगा ना अगली बार भी, अगर उसने किसी वजह से अगर ऐसा प्रश्न आया 11 मान लिया, तो आपके पास एक पुख्ता सबूत है, आप कोर्ट जा सकते हो प्रश्न को लेकर के कि इस परीक्षा में इसमें 13 माना था, हमने 13 लगाए थे। ये भी बात ध्यान रखना। और दूसरी चीज क्या है, एक और ध्यान लो, अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछे, तो मेरे दोस्त ये 2017 की यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा था, 2017 की, केवल स्वरों की संख्या आई थी, इतना ही आया था वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर 11 था। आपका उत्तर क्या था? 11, और 11 ही लगाना है। अगर ऐसा आए तो, ऐसा आए तो 13, वो आपके सामने, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा और यूपीएसआई की परीक्षा का बोर्ड दोनों का एक ही है मेरे दोस्त, यूपीपीआरबी। ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी थी? पहले थी 39, लेकिन मेरे दोस्त अब एक विशिष्ट को जोड़ करके कितनी हो गई है? संख्या 40। ये किसके अनुसार है? ये है मेरे दोस्त केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार। ये डाउट आप लोगों का आज समाप्त कर दे रहा हूं मैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार। ठीक है भाई, आगे सामान्यतः पूछे या मूल व्यंजनों की संख्या पूछे, तब आपका उत्तर केवल 33 होगा। उम्मीद करूंगा आपका अब एक एक डाउट एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ जी भैया, ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया। एक बार मेरे दोस्त मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी, ये जो डाउट है ये बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम क्लियर। बताओ मेरे दोस्त, थम्स अप करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से यहां तक बता दीजिएगा। ये सब जो विगत एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं उसके अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात ध्यान रख लें। ठीक है दोस्त, क्लियर? अब आपको मुझे नहीं लगता कोई संदेह होगा सारी चीज के लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त वर्ण विच्छेद की तरफ। अब वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम, सबसे पहली बात तो ये आती है, देखो कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो मेरे दोस्त, आपको ध्यान रखना है वो बिना स्वर की सहायता लेकर के नहीं बोला जाता। वो किसके साथ होगा, स्वर के साथ होगा। अगर कोई व्यंजन दिया होगा तो उसको स्वर रहित करना होगा हम लोगों को, तो उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे मेरे दोस्त। क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे, हलंत। तो अब कैसे लगाएंगे, मैं कुछ शब्द दे रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों को, तो शब्दों के अनुसार आप लोगों को मेरे दोस्त वर्ण विच्छेद भी करना है। तो देखिएगा, एक शब्द मैंने दिया आप लोगों को कृपण, कृपण का वर्ण विच्छेद करिएगा आप लोग। मैं कह रहा हूं मातृभूमि, मातृभूमि का मेरे दोस्त आप वर्ण विच्छेद करिएगा, मात्र का वर्ण विच्छेद आप लोग करिएगा, या क्रम का मेरे दोस्त वर्ण विच्छेद आप लोग करिएगा। मैं कह दूं मूर्धा, मूर्धा दिया है, मूर्धा का वर्ण विच्छेद आप लोग करिएगा, है ना। मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त दाग, दाग दिया है, इसका वर्ण विच्छेद करिएगा। तो आप वर्ण विच्छेद करने के लिए कैसे करोगे मेरे वीर, कैसे करोगे मेरे वीर वर्ण विच्छेद को, वर्ण विच्छेद को करने के लिए आप क्या करोगे, कृपण है, कै में क्या निकल रहा मेरे दोस्त, रीरी निकल रहा है। तो कै को सबसे पहले हमें क्या करना है, स्वर रहित करना, अर्थात शुद्ध व्यंजन बनाना। इसके नीचे क्या लगा देंगे, हल। फिर इसके बाद में क्या है मेरे दोस्त, रीरी स्वर आ रहा है, उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, पै, और किसकी सहायता लेकर के बोल रहा, सर ए स्वर की सहायता लेकर के बोल रहा है। तो पै में क्या आ जाएगा, मेरे पै को स्वर रहित करके क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, ए। ऐसे ही ण है, तो ण भी व्यंजन है, व्यंजन किसकी सहायता लेकर के बोल रहा है, स्वर की। इस तरीके से मेरे दोस्त कृपण का करेंगे हम वर्ण विच्छेद। इस तरीके से मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद। इतनी बात समझ में आ गई है ना। एक बार मुझे मेरे दोस्त थम्सअप कर दीजिएगा जल्दी से, एक बार मुझे मेरे दोस्त थम्सअप कर दीजिए। आ गई मातृभूमि, मैं है, सबसे पहले तो हम मैं व्यंजन को लिखेंगे। अब मैं व्यंजन है, इसके नीचे क्या लगा देंगे, हल। हल लगाते ही मेरे वीर ये क्या हो जाएगा, स्वर रहित। हल लगाते ही ये अपने आप में शुद्ध व्यंजन बन जाएगा। हल लगाते ही मेरे दोस्त क्या होगा, ये अपने आप में शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। इसके बाद मेरे दोस्त आ दे रखा है, तो आ स्वर हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद मेरे दोस्त तय दे रखा, तय क्या है, व्यंजन है, तय के नीचे क्या लगाएंगे, हल। उसके बाद री से री दे रखा है, मतलब ये दिया है। फिर क्या है, भय, भय क्या है मेरे दोस्त, व्यंजन है, भय क्या है मेरे दोस्त, व्यंजन। हलंत लगाएंगे, ऊ की मात्रा दे रखी है, ऐसी लिखेंगे इसको, बड़े ऊ की दे रखी थी। और फिर मेरे दोस्त मैं है, मैं के नीचे क्या लगाना है हम लोगों को, हलंत लगाना है। और उसके बाद मेरे दोस्त हम छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो इस पर क्या लगा देंगे, ई की मात्रा लगा देंगे। इस तरीके से मेरे दोस्त वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कोई सा भी व्यंजन हो मेरे दोस्त, बिना स्वर की सहायता लेकर के नहीं बोला जाता, बिना स्वर की। आप उच्चारण करके देखा करो ना, जैसे मां दिया है, मां, तो पहले तो मैं ही लोगे, इसमें आ स्वर आ रहा, तो स्वर को तो पूरा ही लिखना है हम लोगों को, जो स्वर आ रहा है उसको लिखना ही है पूरा, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्लियर है, क्लियर है दोस्त, एक बार इतनी बात यहां तक ठीक है। चलिए आगे देखो, मात्र की बात आ रही है। देखो मैं को ऐसे लिखूंगा, मैं आ रहा है ऐसे लिखूंगा। अब बात आ रही है त्रय त्रिशूल की। ये बताइएगा मुझे, ये त्रय जो है किन किन वर्णों के योग से मिलकर बनता है, पहले तो आप मुझे ये बता दो। त्रय जो है भैया जी, ये संयुक्त व्यंजन है अपने आप में, और ये तय और धन रै के योग से मिलकर बनता है। तो मात्र इस तय और रै को मिलाकर के त्रय बनता है। तो मात्र का वर्ण विच्छेद क्या हो गया आप लोगों के सामने, मात्र का वर्ण विच्छेद मेरे दोस्त क्या हो गया आप लोगों के सामने। समझ में आ गई, समझ में आ गई। क्रम की बात करता हूं, कै में निकल रहा मेरे दोस्त क्या, रै। अब देख लीजिएगा, कै, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, कै के बाद तुरंत उच्चारण किसका हो रहा, क्रम, रै का। तो मेरे दोस्त फिर तुरंत रै लिखेंगे। इसको हमको क्या करना है मेरे दोस्त, कैसे लिखना है इसको, व्यंजन
हटाना मतलब स्वर हटाना है तो ए तो लिखेंगे ही उच्चारण में, और बाद में क्या रहा है मेरे दोस्त, मैं, और क्या है बाद में, ए, क्रम हो जाएगा। ऐसे ही मूर्धा की अगर मैं बात करूं तो मैं मेरे दोस्त लिखेंगे, उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा लगी है, और फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, रे बोल रहा है, रे, तो मेरे दोस्त रे को लिखेंगे, और इसके नीचे हलंत लगा करके उसके बाद तुरंत मेरे दोस्त धय है, और बाद में क्या आ जाएगा, आ, बाद में क्या आ जाएगा, आ, मूर। बात समझ में आ गई। एक विद्यार्थी कह रहा कमल का करना सर, मेरे दोस्त कमल आसान है, कै, मैं और ले, कैसे करोगे, कै को ए कर दोगे, मैं को हलंत लगा करके ए लिख दोगे, है ना, और ले को हलंत लगा करके क्या कर दोगे, ए, ये हो गया कमल, ये हो गया मेरे वीर कमल। आसान है मेरे शेर। आपको जो भी करना है वो शब्द के बण विच्छेद उसको करना मेरे दोस्त, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, दाग आया है, दे के नीचे हलंत लगाएंगे, यानी कि इसको स्वर रहित करेंगे हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे, हम आ लिखेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त गे दिया है, गे व्यंजन है, और उसके बाद में क्या कर देंगे, ए लिख देंगे, क्या हो जाएगा, दाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दाग हो जाएगा। क्लियर है दोस्त इतनी बात, क्लियर है मेरे दोस्त इतनी बात या ना, क्लियर है दोस्त इतनी बात या ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो क्रम का जब उच्चारण करेंगे तो रे बोल रहा है ना, रे जब उच्चारण हो रहा तो रे व्यंजन है, और व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए हमको उसके नीचे हल लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या लिखना है, ए तो लिखना ही पड़ेगा। तो ठीक है, क्लियर। आगे देखो, और देख लो, और दे देता हूं। जैसे ये सब आपके विगत एग्जामों में पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं नमक दे रहा हूं आप लोगों को, नमक का करें आप, रामायण का करें, रामायण, रामायण का वर्ण विच्छेद करिएगा मेरे दोस्त, है ना। और अगर मैं कह दूं कृषि, कृषि का वर्ण विच्छेद आप लोग करिएगा, क्या होगा। अगर मैं कह दूं आप लोगों से कर्म, कर्म का मेरे दोस्त वर्ण विच्छेद करिएगा, तो करेंगे। देखो क्या है, नमक की बात करूं, न आएगा, हलंत लगाएंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि न का उच्चारण ऐसे ही तो हो रहा। मैं की बात करूं, मैं के नीचे हलंत लगाएंगे, ए लिखेंगे। स्वर रहित करना है व्यंजन हमें, कै है, बाद में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, ए लिखेंगे। ये हो गया न मैं कै, ये क्या हो गया मेरे दोस्त, नमक। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त या ना, क्लियर है ना, बिल्कुल। भाई मात्र में क्या है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो मैं है, मैं के बाद में क्या बोल रहा है, आ बोल रहा, नहीं बोल रहा, ये मैं, इसके नीचे हलंत लगा दिया, आ गया, ये बोल गया, ये उच्चारण हो गया मां से। और ये त्रय त्रिशूल जो है, ये किसके योग से मिलकर बनता है मेरे दोस्त, तय और धन रह से मिलकर ना बनता क्या, मात्र में, तय और धय के योग से मिलकर ना बनता क्या, मात्र से। ये त्रय त्रिशूल संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसको ऐसे लिखा है, इसलिए इसको ऐसे लिखा मेरे दोस्त, इसका कारण ये है। इसके चाहे बाद में हलंत लगा करके ए लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, लेकिन ये मैंने, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इन दोनों वर्णों के योग से मिलकर बनता है मेरे शेर। ये इसको बताना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है रामायण। अब देखिए रामायण में पहले तो आप क्या लिखोगे, रे वर्ण को ही लिखोगे, उसके बाद आ दे रखा तो बाद में क्या करोगे, आ, फिर उसके बाद क्या है, मैं को हलंत लगाओगे, आ लिखोगे, रामा, यहां तक तो इतना हो गया। यह की बात आती है मेरे दोस्त, यह क्या है, व्यंजन है, और अणय की बात आती है, व्यंजन है, क्या लिखोगे, इस तरीके से लिख दोगे, आसान है, आसान है मेरे। उम्मीद है एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गई।
क्लियर है दोस्त? बात समझ में आ गई? मात्र मैंने लिखा तो है भाई, माँ में आया है और आ आया है और तय आया है, रे आया। ये नहीं पता होने का कि संयुक्त व्यंजन त्रय त्रिशूल होता और ये तय धन रे के योग से मिलकर बनता। इतना बोध नहीं होने का, क्योंकि संयुक्त व्यंजन पढ़े ही ना अभी तक हमने। संयुक्त व्यंजन पढ़े ही ना हम, ये बिना समझ में आ रही नहीं। आगे देखो, कृषि की बात करता हूं मैं, तो कृषि को कैसे करेंगे मेरे दोस्त? क्या बनाएंगे? इसके बाद में क्या लिखेंगे हम? री से रिरी, और शय है पेट चिरा वाला, इसको ऐसे लिखेंगे। पेट चिरे वाले शय को लिखने के बाद मेरे दोस्त छोटी की मात्रा लगा देंगे हम तुरंत। ये लग रही ना, कृषि, कृषि, सिंपल, आसान एकदम। क्लियर? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही बात। कर्म की बात करता हूं मेरे दोस्त, के, और फिर बाद में क्या बोल रहा है? रे बोल रहा मेरे दोस्त, रे। तो क्या करोगे? रे के नीचे हलंत लगाओगे, और फिर बाद में क्या आ रहा है? मैं। यहां पर मेरे दोस्त ए आ जाएगा, ये हो जाएगा कर्म। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का कर्म हो जाए। क्लियर है सभी विद्यार्थियों की? प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। आप लोगों के लिए संधि का जो टॉपिक है वो भी मैं मेरे दोस्त कराने के लिए आया हूं। उस संधि के टॉपिक को हम लोगों को करना होगा, ठीक है, बेहतर तरीके से करना होगा, समझना भी होगा, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले मैं आप लोगों को दो शब्द दूंगा। एक दूंगा श्रवण, भैया पूछ रहा कि भैया जी श्रवण का बता दीजिएगा। एक भैया पूछ रहा भैया जी रुपए का बता दीजिएगा। मेरे दोस्त देख लीजिएगा, इन दोनों को और बता देता हूं। श्रवण की बात करता हूं, ये कौन सा वाला श्रेय है मेरे दोस्त? जो आप लोगों का ये वाला होता, से और रे। चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, क्योंकि से और रे के योग से ये बनता है। लेकिन हम अगर बिल्कुल शुद्ध करें इसको, तो हम इसके बाद में क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं, जैसे मात्र में किया है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के योग से मिलकर बन जाएगा ये श्रेय। बात आ रही है वे की। फिर उसके बाद में क्या मिले? वे, और इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त? ए और णे, णे के नीचे क्या लगा देंगे? बाद में हलंत, और बाद में क्या लिख देंगे? ए। ये क्या हो जाएगा? श्रवण। हलंत का प्रयोग देखो, जब आप लोगों से कभी भी ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से, ऐसे करके पूछे, ऐसे करके पूछे, ऐसे करके, निम्नलिखित में से शुद्ध व्यंजन कौन सा, ऐसे करके प्रश्न आ जाए मेरे दोस्त, तो आपको मैं बता देता हूं, अगर ऐसे प्रश्न आया तो इसमें शुद्ध व्यंजन जो होगा वो ये होगा, क्योंकि इसमें स्वर का रोल नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार से स्वर की मुख्य भूमिका बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि ये ख, ग और घ, इनमें स्वर बोला जा रहा है, इसके नीचे हल लगा है। हलंत लगते ही मेरे दोस्त क्या हो जाता है? ये आप लोगों का शुद्ध व्यंजन हो जाता है। इसी को मैं समझा रहा हूं। रुपए की अगर मैं बात करता हूं, रे है, छोटे ऊ की मात्रा मेरे दोस्त लगी हुई है, पै है मेरे दोस्त, इसके बाद क्या आएगा आप लोगों का? ए आएगा। इसके बाद मेरे दोस्त क्या है? या दे रखा है, तो ये आएगा, और उसके बाद आ की मात्रा लगी है, तो क्या हो गया? रुपया। उम्मीद करूंगा आप सभी विद्यार्थियों का एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो गया हो। इतनी बात क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया। वर्ण विच्छेद देखिए, अगर मैं बात करता हूं वर्ण विच्छेद की, अगर मैं परीक्षाओं की बात करूं तो 2018 में वर्ण विच्छेद पूछा था यूपी पुलिस में, फिर दोबारा 19 में नहीं आया और 24 में नहीं आया। अब अगर बात करता हूं यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई के 2017 में वर्ण विच्छेद आया था, लेकिन 2021 में वर्ण विच्छेद से क्वेश्चन नहीं देखने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे परिवर्तन कर दिया है, लेकिन आप लोगों को मैंने समझा दिया है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को एकदम बेहतर और एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज मेरे दोस्त ऐसा कर लेते हैं, इस क्लास को जो है, टॉपिक जो है आप लोगों का संधि का टॉपिक है, बड़ा बेहतरीन टॉपिक लगता है और बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आज संधि का टॉपिक आप लोगों का हो पाएगा, तो इसीलिए आज ऐसा कर लेते हैं कि इस कक्षा को
वर्णमाला ही कर देते हैं, वर्णमाला का लास्ट पार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न कराने वाला हूं अब। ठीक है, और एक पॉइंट आप लोगों, एक विशेष मुख्य बिंदु आपको बता दूं, थंबनेल में चेंज करा दूंगा, क्लास का जो थंबनेल है वो चेंज करा दूंगा। मैं सोच रहा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के सवाल बहुत सारे होते हैं जिसके जवाब देने के कारण समय चला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। संधि को हम कल मतलब कल तो सैटरडे है, क्लास जो चलेगी आप लोगों की वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी। 2 दिन आप लोगों को क्या मिलेगा, रिवीजन का समय। दूसरी जी बात, आप कहोगे कि सर हमारा साहित्य की क्लास जो है वो कब से स्टार्ट होगी, कब से शुरू होगी? तो मेरे दोस्त, साहित्य की जो क्लास होगी, जब से आप लोगों के फॉर्म आवेदन होने शुरू हो जाएंगे ना, तब से ही आप लोगों की विशेष संडे के दिन साहित्य की कक्षा शुरू हो जाएगी। अभी क्यों नहीं कर रहे, इसका कारण है आपके पास। इसका कारण यह है मेरे दोस्त, अभी आपके पास 4 से 5 क्लास हो रही हैं, 6 क्लास भी हो रही हैं। उन 6 की 6 क्लासों के लिए समय आपके पास नहीं बच रहा होगा। ठीक है, तो उस समय को प्यारे दोस्त अभी नहीं बच रहा होगा, तो अभी आप ऐसे हैं कि अभी आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उस कक्षा को जो हम आरंभ करेंगे, वो मेरे दोस्त जैसे ही आपके फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएंगे, तुरंत आपकी साहित्य की क्लास शुरू हो जाएगी, जैसा आपको बताया था विधिवत रूप से। ठीक है, अभी वर्डन आप लोगों के पास ज्यादा है, क्लासेस ज्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि आपको रिवीजन का समय नहीं मिल रहा है, इसीलिए मेरे दोस्त उस क्लास को हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आया था। प्लीज अब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित है, वो करेंगे। जल्दी से बताओ, फटाफट करो, फटाफट करो। ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसके अनुसार मेरे दोस्त क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से, स्पीड से बताओ, स्पीड से बताओ मेरे दोस्त। देखो, एक काफी बच्चों का ये वाला प्रश्न रहता है कि सर जी गूगल पे इतने वो दिए हैं, 30 दिए हैं, उस पर 20 दिए हैं। मेरे दोस्त, मैं गूगल ना देख रहा, मैं देख रहा हूं केवल बुक, और जो एकदम फेमस प्रकाशन है उनको साथ में ले रहा हूं, एनसीईआरटी, उसका कंटेंट इंक्लूड करके, जोड़ करके आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना है। देखिए, उसने कहा औष्ठ्यबी, अल्पप्राणबी, घोषबी और वर्ण का उदाहरण कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। इस क्लास को मैं वर्णमाला ही बनवा दूंगा। ठीक है, वर्णमाला का लास्ट पार्ट। संधि आज स्टार्ट नहीं कर रहे, आज शुरू नहीं कर रहे, संधि तो मंडे में शुरू कर देंगे, शुरू से एकदम बेहतरीन तरीके से। औष्ठ्य, सबसे पहले तो औष्ठ्य लिख लो, पै, पै, वै, भै और क्या हो जाएगा, मैं। अल्प प्राण कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 होगा, 1 3 5 होगा। घोष कौन से होंगे, 3 4 5 होंगे, 3 4 5 होंगे। अब आपको प्रश्न में देखना है कौन सा विकल्प सही है। उसने कहा औष्ठ्य भी हो, अल्प प्राण भी हो, घोष भी हो। भैया 25 11 और 1 12, शिफ्ट सेकंड फर्स्ट, दोनों में यही प्रश्न पूछा है, तो इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, पहले तो कॉमन देख लो, दोनों में क्या क्या है। कॉमन है एक तो 5 और एक ये 5 है। ठीक है, क्या 5वां वर्ण दिया है इसमें, पैफे वैभे में, ये दिया है, नहीं दिया, तो ये तो हो गया क्रॉस। यहां पर बात आ रही है फिर कॉमन क्या है सर, तीसरा वर्ण कॉमन है सर, तीसरा वर्ण यहां कॉमन है, और वो तीसरा वर्ण घोष भी होगा, अल्प प्राण भी होगा और औष्ठ्य तो होगा ही। इन 5 में तीसरा वर्ण कौन सा है, बै। विकल्प देख लो, बै है क्या, आपका जवाब यही। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब आसान भाषा में आप दे सकते हो। इस तरीके से इन प्रश्नों का जवाब इस तरीके से दे सकते हो आप लोग, जो ये तरीका मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्त, क्लियर है। और जो लोग सी बता रहे थे, अगर मैं औष्ठ्य लगाऊं तो वो अल्प प्राण तो है लेकिन घोष तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए ये प्रश्न, ये विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि पै वाला जो होगा वो औष्ठ्य, अल्प प्राण और साथ में अघोष होगा। ये भी ध्यान रखना। आगे आ जाओ,
कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? अगला प्रश्न देखो, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है दोस्त, इसका जवाब देंगे। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? बहुत अच्छा। नुक्ता वाले जो वर्ण होते हैं मेरे दोस्त, ये होते हैं कै, खे, गे, इनके नीचे नुक्ता लगा रहता है, जेफ है, ये नुक्ता वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, तालव्य की बात आ रही। सबसे पहले तालु वाले लिख लो, कौन कौन से होंगे? एक तो चय होगा, एक छह होगा, एक जय होगा, एक झय होगा, और एक क्या होगा मेरे दोस्त? अय होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके साथ और कौन कौन से होते हैं, एक सर से आता है और एक ये आता है, एक ई आता है, एक बड़ी ई आता है। क्या इन ऊपर वालों में से विकल्प में कौन कौन से दे रखे हैं सर? देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी, ये वाला से तो तालुब्य हो ही नहीं सकता। उसने कहा नहीं है, पूछा ना, तो उत्तर तो हमारा यही है, उत्तर तो हमारा यही है, डी वाला। उत्तर तो हमारा डी वाला ही है। बात समझ में आ गई है ना? आसान है, सिंपल, ये एएसआई में आया है। आगे देखो, चय वर्ण वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? अर्थात देखो, चय पहले तो लिख लो, चय, छ, जय, झ, और एक आता है मेरे दोस्त अय। अब इसमें देखो महाप्राण, पहले तो महाप्राण का पता होना चाहिए हमें। दूसरा और कौन सा होता है? चौथा। दूसरा और कौन सा होता है? चौथा। तो मेरे दोस्त देख लीजिएगा, दूसरा चौथा देख लो, एक तो दूसरा ये रहा और चौथा ये रहा, अर्थात दो आ रहे हैं महाप्राण, दो आ रहे हैं महाप्राण। तो प्रश्न का जवाब आप लोगों का क्या होगा दोस्त? इसका सर जी ए हो जाए। क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। बताओ ये प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? कब बन रहे हैं प्रश्न ये वाले? जब हम वर्णमाला को पूर्ण पढ़ लिए। कब बन रहे हैं प्रश्न? जब हम वर्णमाला को पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं। आगे देखो, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? बात आ रही है अघोष की। प्रत्येक वर्ग का पहला और कौन सा होता है मेरे दोस्त? दूसरा। प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है? पहला, और कौन सा होता है? दूसरा। महाप्राण की बात आएगी, दूसरा, और कौन सा होता है मेरे दोस्त? चौथा। कॉमन दोनों में क्या है वीरो? दोनों में कॉमन क्या है? सामान्य क्या है? दूसरा है। ये तो कट है, ये भी कट है। अब ऐसा विकल्प देखो जिसमें दूसरे नंबर पर आ रहा है अघोष और महाप्राण। तो चय तो पहले पर आता है, तय पहले पर आता है, चय, छ, झ तीसरे पर आता है, ख दूसरे पर आ रहा है। तो भैया कौन सा सही हो गया? सर जी डी वाला। कौन सा सही हो गया सर जी? डी वाला। समाप्त बात, आगे आ जाओ। कै वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? ये आया है, इस प्रश्न का जवाब देंगे दोस्त। इस प्रश्न का मेरे दोस्त जवाब देंगे। मैंने कहा कै वर्ग में घोष, पहली बात तो घोष का पता होना चाहिए, सघोष को ही घोष कहते हैं। 3 4 5 होंगे, 3 4 5 होंगे। कै वर्ग को गिन लो ना, कै है, कै है, और एक आता है वंग है। उसने कहा 3 4 5, 3 4 और 5, यानी कि 3 आ रहे हैं। है विकल्प में 3? जी हाँ सर, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा। है विकल्प में 3? जी हाँ सर है। जिसमें स्वर तंत्रिका में कंपन होता उसे ही कहते हैं घोष। नेक्स्ट, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? बात आ रही ओष्ठ। ओष्ठ किसको बोलेंगे सर? जो होठों से बोले जाते। कौन से होते? पै वर्ग वाले। पै, पै, बै, भै, और एक आता है मैं, और दोनों आते हैं मेरे दोस्त ऊ, ये वाले। ये भी तो होठों से ही बोले जाते हैं। क्या विकल्प में कौन से दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, वो देख लो। क्या है सर? सर ये तो कंठ से बोला जाता। तय क्या है सर? ये तो सर दांत से बोला जाता, दांत। दंतीय है सर ये तो। ठीक है सर। चे क्या है? सर चे तो तालू से बोला जाता। तो सर क्या बचा? पे। पे क्या है आपका? ओष्ठीय व्यंजन। 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में था।
ठीक है दोस्त, देख लिया ना प्रश्नों का कैसा आता है लेवल, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला से, वो देख सकते हो आप। आगे, 6 क्षत्रिय वर्ण किस के योग से मिलकर बना है? भाई ये तो बहुत आसान है मेरे दोस्त, आप लोगों को बताया है, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कैसे व्यंजन होते हैं मेरे दोस्त? आपके ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और देखिएगा ये फर्स्ट में भी आया है, ये थर्ड शिफ्ट में भी आया है, दोनों शिफ्टों में एक ही प्रश्न पूछा है, दोनों शिफ्टों में एक प्रश्न पूछा है दोस्त। तो आप इसका उत्तर भी आसानी से लगा सकते हो, 6 क्षत्रिय कै धन से के योग से मिलकर बनता है। इसके 6 कै धन क्षय के योग से मिलकर बनता है 6 क्षत्रिय वाला जो वर्ण हो। आगे, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष, देखो भैया मूर्धन्य को लिखो, कौन से होंगे? है है और एक आएगा है। सर अल्पप्राण में 1 3 5, सर अघोष में पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अब ये तो हमें बोध हो गया कि ये तो दोनों नहीं आएंगे ना, ये आएगा, बचा क्या? पहला आएगा और ये भी पहला आएगा। तो इसका जो पहला होगा वही जो विकल्प में है, उत्तर हमारा वही है। भैया ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा। मूर्धन्य ढूंढना, तो मूर्धन्य तो यही है ना हमारा, मूर्धन्य ढूंढना, तो मूर्धन्य तो हमारा यही है ना। आसान है दोस्त, सरल है एकदम, है ना। आगे देखो, इनमें से कौन सा व्यंजन दंतीय ध्वनि है? अब बताओ दंतीय, अब दंतीय किसे कहते हैं? यानी कि जिस व्यंजन का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, जीभ का जो अग्रभाग है हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? दंतीय। भैया कौन से होते हैं? ते, है, दे, धे, और एक आता है आपका न, एक आता है न। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 6, ये तो नहीं होगा दंतीय, प ये भी नहीं होगा, कै ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त, इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके। और लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त आप लोगों का आज के सेशन का, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? अब दंतीय नहीं है पूछ लिया उसने, ठीक है। तो त थ द ध न होते हैं, ठीक है, दे भी होता, ते भी होता, न भी होता, लेकिन टे जो है ये आपका मूर्धा है। ये क्या है मेरे दोस्त? मूर्धा है। तो ये 10 प्रश्न मैं आप लोगों के लेकर के आया था। इन 10 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर रहा मुझे जरूर बता दीजिएगा मेरे दोस्त। और आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। संधि का सेशन था, मैं लेकर के आया था, पढ़ा था, लेकिन मेरे दोस्त अब बीच में मजा नहीं आएगा संधि पढ़ने में, इसीलिए बस केवल आज इस कक्षा को यहां तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं अब आप लोगों से सोमवार के दिन एक बेहतर और जबरदस्त अंदाज में। संधि का टॉपिक ऐसा होने वाला है कि वह विद्यार्थी भी समझेगा कि जिसको कभी संधि समझ में नहीं आई हो, लेकिन हम उसको संधि ऐसे समझाएंगे कि देख तो के साथ ही प्रश्न का उत्तर लगा देगा विद्यार्थी कि हाँ जी मेरा ये इसमें ये वाली संधि, ठीक है। तो अब मैं ऐसी भी उम्मीद करता हूं कि वर्णमाला से आप लोगों का कोई प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आपका बचेगा, ठीक है। और रही बात आपकी वर्कशीट की, ये 2 दिन हैं आप लोगों के पास, एक शनिवार का एक रविवार का। इन दोनों दिनों में आप लोगों को वर्कशीट मतलब शनिवार की शाम तक बता रहा हूं मैं, परेशान मत होना, ठीक है। शनिवार शाम, शनिवार शाम कितने बजे बता रहा हूं? 5 PM, शनिवार शाम 5 PM पर आपकी वर्कशीट आपके 5वीं जो कक्षा है यानी कि जो वर्णमाला की लास्ट क्लास है उसमें आपके पास आ जाएगी, बेफिक्र, ठीक है ना। और सब प्रश्न वे होंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे, ठीक है। 100 प्रश्न आप लोगों के होंगे, ठीक है। 82 प्रश्न मैंने तैयार कर लिए हैं, बाकी प्रश्न और बचे हैं आपके। रात 82 प्रश्न तैयार करके सोया था,
लगभग लगभग मेरे दोस्त 1:30 बज गया था। ठीक है, बाकी अब मेरे दोस्त जो प्रश्न बचे हैं वो आज तैयार कर लूंगा। कल का दिन आप लोगों का वर्कशीट हल करेंगे और उसमें बताएंगे मुझे फिर सोमवार के दिन कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है दोस्त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और साहित्य की चिंता मत करना, मैंने विश्वास दिलाया तो मैं ही उसको कायम रखूंगा, आप बेफिक्र। ठीक है ना।